Hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. तो इन लास्ट क्लास हमने shear stress distribution टॉपिक फिनिश कर लिया था, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल थे. तो फ्रॉम द टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंबाइंड बेंडिंग एंड shear stress. हम जो अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं दैट आर रिलेटेड टू कंबाइंड बेंडिंग एंड shear. तो फ्रॉम द टुडेज क्लास हम कंबाइंड बेंडिंग एंड shear के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है कंबाइंड बेंडिंग एंड shear, इनको हम डिस्कस करेंगे थ्रू न्यूमेरिकल्स के थ्रू ये कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू. प्लीज देखिए क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में. और अ लोडेड स्ट्रक्चर इज शोन इन द फिगर बिलो, यू हैव टू डिटरमाइन द एक्सियल स्ट्रेस एट एंड ए. तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया है, दिस इज पॉइंट ए. इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सियल स्ट्रेस. तो आपको इस पे क्या बताना है, स्ट्रेस बताना है इन एक्चुअल डायरेक्शन. कहाँ पे, पॉइंट ए. नाउ इस स्ट्रक्चर पर देखिए क्या लोड लग रहा है. इस स्ट्रक्चर पर ये 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है. नाउ ये जो 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ये 100 किलो न्यूटन का लोड किस डायरेक्शन में लग रहा है. देखिए अगर ये पॉइंट ए की बात करूँ तो पॉइंट ए इज अ पार्ट ऑफ दिस वर्टिकल पोर्शन. ठीक है, ये वर्टिकल मेंबर पर है पॉइंट ए. तो इस वर्टिकल मेंबर का एक्सिस कौन सा है, दिस वर्टिकल एक्सिस इज द एक्सिस और यू कैन से इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फॉर दिस वर्टिकल मेंबर. एंड ये जो 100 किलो न्यूटन है, दिस लोड इज पैरेलल टू दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फॉर द वर्टिकल मेंबर. तो ये 100 किलो न्यूटन का लोड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है. मतलब ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पैरेलल है, ये 100 किलो न्यूटन. So this 100 kilonewton for this vertical member is what? It is eccentric axial loading. ये जो 100 किलोन्यूटन का लोड है वो इस मेंबर के लिए क्या है, eccentric axial loading है. एंड वी नो दैट eccentric axial loading की वजह से क्या होता है, eccentric axial loading की वजह से बेंडिंग मोमेंट आता है. तो ये जो 100 किलोन्यूटन का लोड है वो इस वर्टिकल मेंबर पर क्या करेगा, बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट देगा, बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट देगा. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस 100 किलो न्यूटन को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे और इस इसेंट्रिक एक्सियल फोर्स को क्या करेंगे, इस इसेंट्रिक एक्सियल फोर्स को कॉन्सेंट्रिक एक्सियल फोर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए किस तरीके से कर रहे हैं हम. जस्ट वी आर ट्रांसफरिंग द लोड ऑन द एक्सिस. अच्छा, बिफोर ट्रांसफरिंग द लोड मुझे बताइए ये जो इसेंट्रिक एक्सियल लोड है इसका इसेंट्रिसिटी कितना है. इस इसेंट्रिक एक्सियल लोड का इसेंट्रिसिटी, इसका मतलब क्या है, इस इसेंट्रिक एक्सियल लोड का डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ द वर्टिकल मेंबर के एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है. तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज 2 मीटर्स एंड ये क्रॉस सेक्शन का विड्थ कितना है, 500 mm. तो ये क्या हो गया, 2 मीटर माइनस 500 mm बाई 2. तो दिस इज 2 माइनस 0.5 बाई 2. कितना हो गया ये वैल्यू, 2 minus 0.5 by 2, that is 2 minus 0.25, that is 1.75 मीटर. तो ये जो 100 किलो न्यूटन है इसका इसेंट्रिक हो गया 1.75. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस 100 किलो न्यूटन के इसेंट्रिक लोड को क्या करूंगा, कॉन्सेंट्रिक बनाऊंगा. तो सबसे पहले क्या करिए, आप मेंबर को बना लीजिए. तो ये हमारा वर्टिकल मेंबर आ गया, वर्टिकल मेंबर. This is fixed at this end, यहाँ पर ये फिक्स्ड है. This is point A. Axis of the vertical member अगर आप डिनोट करिए तो this is the axis of vertical member. Now जब इस 100 किलो न्यूटन को आप शिफ्ट करोगे on the axis, तो सबसे पहले क्या शिफ्ट करोगे, लोड को शिफ्ट करोगे. एंड हमें पता है लोड शिफ्ट कॉन्सेप्ट, लोड विल बी शिफ्टेड एज इट इज. लोड को कैसे शिफ्ट करेंगे, एज इट इज मतलब in the same direction with the same magnet. So this is the load of 100 kilonewton which is shifted as it is. 100. अब ये देखिए 100 किलो न्यूटन का कुछ इफेक्ट आ रहा है क्या, मोमेंट का इफेक्ट दे रहा है क्या कुछ. यस, इट इज गिविंग अ इफेक्ट ऑफ मोमेंट लाइक दिस. देखिए इस डायरेक्शन में मोमेंट का इफेक्ट लाइक दिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये 100 किलो न्यूटन का लोड कितना मोमेंट दे रहा है, इट इज गिविंग अ मोमेंट ऑफ 100 इंटू 1.75, दैट इज 175 किलो न्यूटन मीटर. कितना मोमेंट दिया, 175 किलो. नाउ अब ये लोड और इस मोमेंट की वजह से आप देखिए कि ए पॉइंट पर कितने स्ट्रेस. देखिए अब हमें ये डायरेक्ट लोड की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेसेस आएंगे ए पॉइंट पे, बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस आएंगे ए पॉइंट पे. दोनों ही जो स्ट्रेस होंगे वो कौन सी डायरेक्शन में होंगे, इन दी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. बोथ द स्ट्रेस विल बी इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन.
हमसे पूछा क्या एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस इज व्हाट, एक्सियल स्ट्रेस इज स्ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो ए पॉइंट पे जो मेंबर है, मेंबर इज एट ए पॉइंट, तो वर्टिकल मेंबर का एक्सिस कौन सा है, ये लॉन्गिट्यूडनल, तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो आपको कौन सी स्ट्रेसेस बताने, तो टू डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड, तो पॉइंट ए पे क्या कैलकुलेट करना है आपको, लॉन्गिट्यूड, दैट इज एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, तो पॉइंट ए पर जब आप एक्सियल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे, एक्सियल स्ट्रेसेस आर नथिंग बट नॉर्मल स्ट्रेसेस। आपको क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे दो रीजंस की वजह से आएंगे, दो कंपोनेंट की वजह से आएंगे। पहला होगा कंपोनेंट दिस इज ड्यू टू डायरेक्ट, तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस आएंगे 100 की वजह से। दूसरा होगा बेंडिंग, सो 175 किलो न्यूटन मीटर आएगा बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। तो सबसे पहले 100 किलो न्यूटन की वजह से क्या आएगा, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। हमें पता है कि डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है, द वेरिएशन ऑफ डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म, इट इज यूनिफॉर्म अलोंग द क्रॉस सेक्शन। तो ये डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस कैसा लगेगा, यूनिफॉर्म। दैट मीन्स इफ आई अप्लाई डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, तो दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्ट नॉर्मल। कैसा लगेगा, ये टेंसाइल लगेगा, ये कॉम्प्रेसिव लगेगा। दिस 100 किलो न्यूटन लोड इज टेंसाइल, तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस भी कैसा लगेगा, टेंसाइल। So this direct normal stress is what? This is tensile. Value will be, this is 100 upon area. So 100 into 10 के power 3 upon area कितना, it is 500 into 500. तो ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा टेंसाइल। तो ये डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस कैसा आ गया, डायरेक्ट टेंसाइल। अब दूसरा कौन सा स्ट्रेस लगेगा, दूसरा लगेगा बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ बेंडिंग स्ट्रेस हमें पता है दैट बेंडिंग स्ट्रेस वेराइज लीनियरली with zero at neutral axis and maximum at center. तो bending normal stress कैसा लगेगा, it will act linearly. तो linearly लगाइए bending normal stress. So I am assuming that this is the variation of bending normal stress. अब बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस का नेचर देखिए, पॉइंट ए पर जो बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस है वो टेंसाइल होगा या कॉम्प्रेसिव होगा। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर का रिफ्लेक्टेड शेप देखूं, तो ये ड्यू टू दिस 175 किलो न्यूटन मीटर, ये स्ट्रक्चर कैसा डिफ्लेक्ट करेगा, दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से तो ये जो राइट वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसमें क्या आएगा, कॉम्प्रेशन। तो पॉइंट ए पर क्या आएगा, टेंशन। तो बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस कैसा होगा, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस विल बी टेंसाइल। पॉइंट ए पर क्या होगा, इट विल बी टेंसाइल। सो बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस विल बी टेंसाइल लाइक दिस। पॉइंट ए पर होगा, इट विल बी टेंसाइल। इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इज इक्वल टू एम बाय आई इंटू वाई, टेंसाइल। ठीक है, इधर भी आप लिख लीजिए, दिस इज नथिंग बट सिग्मा इज इक्वल टू पी बाय ए। तो दिस इज सिग्मा डायरेक्ट, दिस इज सिग्मा बेंडिंग, both the stresses are tensile. So if we want to calculate sigma at point A, that is net stress at point A. So net stress at point A, this is equals to sigma direct plus sigma bending, because both the stresses are tensile. सिग्मा डायरेक्ट कितना है, P बाई ए, एंड सिग्मा बेंडिंग इज M बाई आई इंटू वाई एट पॉइंट ए। तो P कितना है, P इज 100 किलो न्यूटन, सो 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो 100 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एरिया इज 500 mm क्रॉस 500 mm। सारी वैल्यूज हम किस पे रख रहे हैं, सारी वैल्यूज हम रख रहे हैं mm। तो जो स्ट्रेस आपको मिलेगा वो किस में मिलेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। प्लस मोमेंट कितने का लग रहा था, 175 किलो न्यूटन मीटर, सो 175 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन क्या है, आई इज व्हाट, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो इट इज 500 की पावर 4/12 स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज ए की पावर 4/12, सो 500 की पावर 4/12 इंटू वाई एट पॉइंट ए। वाई एट पॉइंट ए कितना होगा, पॉइंट ए के लिए वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई इज द डिस्टेंस फाइबर फ्रॉम एट विच यू हैव टू कैलकुलेट दिस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पॉइंट ए का दिस डिस्टेंस इज 500, सो न्यूट्रल एक्सिस से पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 250। तो इंटू 250। नाउ सारी वैल्यूज हमने किस में रखी, न्यूटन mm में। कैलकुलेट करिए और बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा ए, कितना आता है सिग्मा ए का वैल्यू। तो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ सिग्मा ए इज, इट इज 0.4 प्लस 8.4, तो सिग्मा ए यहाँ से आ जाएगा, इट इज 8.8 न्यूटन पर mm। सो सिग्मा ए कितना आ रहा है, सिग्मा ए इज कमिंग आउट टू बी 8.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो स्ट्रेस कितना आ गया पॉइंट ए पर,
8.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर, यही पूछा था क्वेश्चन में, यस यही पूछा था, दैट इज स्ट्रेस एट पॉइंट ए, इट इज 8.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। नाउ प्लीज ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। सो दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है अ फ्रेम है शोन इन फिगर बिलो इज सब्जेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन पैरेलल टू जेड एक्सिस। सो दिस इज द गिवन फ्रेम। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन टू यू, इस स्ट्रक्चर में क्या है 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है पैरेलल टू जेड एक्सिस। What you have to calculate? You have to calculate stress at point P, that is normal stress and shear stress at point P. तो P पॉइंट देखिए कौन सा है, सो दिस इज पॉइंट P, कहाँ पे लाई कर रहा है, ये Z एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है इस पॉइंट P पर कितना नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है और कितना शेयर स्ट्रेस आ रहा है। नाउ ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दी लास्ट क्वेश्चन, इसके पहले जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसके जैसे ही है, बस जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो क्या था, उसमें 2D स्ट्रक्चर था, हियर स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड एज 3D, यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर है, इसके पहले 2D स्ट्रक्चर था। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, दैट इज लोड शिफ्टिंग, ठीक है, लोड शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। सो वी विल ट्रांसफर द लोड, दिस लोड ऑफ 1000 न्यूटन, इसको पहले शिफ्ट करेंगे और फिर उस लोड का इफेक्ट देखेंगे कि पॉइंट P पर इस 1000 न्यूटन के लोड का क्या इफेक्ट आ रहा है। सो आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस लोड ऑफ 1000 न्यूटन, देखिए किस तरीके से ट्रांसफर कर रहा हूँ। सबसे पहले इस लोड को मैं ट्रांसफर करूंगा ऑन दिस, ठीक है, इस पॉइंट पर ट्रांसफर करूंगा। सो हियर आई एम ट्रांसफरिंग दिस लोड ऑफ 1000 न्यूटन। सो इस तरीके से हमने 1000 न्यूटन के लोड को ट्रांसफर कर दिया, दिस इज नथिंग बट 1000 न्यूटन। सो लोड इज ट्रांसफर्ड एज इट इज, लोड ट्रांसफर का हमें कॉन्सेप्ट पता है लोड शिफ्टिंग का, तो लोड इज शिफ्टेड एज इट इज विथ सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, उस लोड का इफेक्ट देखते हैं। सो जब इस लोड को आपने यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो बताइए क्या कुछ कपल जनरेट होगा, क्या कोई कपल जनरेट होगा, यू विल से यस देयर विल बी अ कपल लाइक दिस, इस टाइप से एक कपल लगेगा। सो ऑन दिस मेंबर, अगर ये वर्टिकल मेंबर की बात करूँ तो वर्टिकल मेंबर पे एक कपल लगेगा लाइक दिस, एंड दिस कपल विल एक्ट एज टॉर्क, क्योंकि ये जो कपल है वो किस एक्सिस के अबाउट है, दिस इज अबाउट वाई एक्सिस। सिंस दिस कपल इज अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फॉर द वर्टिकल मेंबर, तो ये कैसा एक करेगा कपल, दिस कपल विल एक्ट एज अ टॉर्क। सो जब आप इस लोड को शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या मिला, आपको एक तो लोड मिला और दूसरा क्या मिला, अगर आप वर्टिकल मेंबर की बात करेंगे तो एक टॉर्क मिलेगा। वैल्यू क्या होगी इस टॉर्क की, दैट इज दिस 1000 न्यूटन इंटू 800 mm। सो आई विल राइट इट एज 1000 इंटू 0.8 which is nothing but equals to 800 न्यूटन मीटर। नाउ जब इस लोड को हमने शिफ्ट किया यहाँ पे, तो क्या मिला हमें 800 न्यूटन मीटर का एक टॉर्क मिला और एक पॉइंट लोड मिला, दैट इज ऑफ 1000 न्यूटन। नाउ अब इस टॉर्क का और इस पॉइंट लोड का इफेक्ट देखना है आपको कहाँ पे, ऑन दी पॉइंट P, कि इस टॉर्क की वजह से और इस पॉइंट लोड की वजह से पॉइंट P पर कैसे स्ट्रेस आ रहे। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, ये जो वर्टिकल वाला मेंबर है इसको मैं अलग से बना रहा हूँ और इस पे अलग से लोड्स लगा के आपको बताता हूँ। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस वर्टिकल मेंबर सेपरेटली। सो सपोज दिस इज दी वर्टिकल मेंबर, अगर यहाँ पे मैं एक्सिस बनाऊँ, अब मैं इस वर्टिकल मेंबर को जो बनाया है ना, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम रोटेटिंग इट सच दैट कि जेड एक्सिस ऐसा आ जाए, वाई एक्सिस ऐसा आ जाए, ताकि आपको थोड़ा प्रॉपरली समझ में आएगा। सो इफ आई ड्रॉ वाई एक्सिस, सो this is the y axis, longitudinal axis for this vertical member. If I draw z axis, so this is the z axis, जिस एक्सिस के अबाउट लोड लग रहा था, that is z axis, एंड इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा था, इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस was x axis. So if I represent x axis, this is nothing but x axis. सो एक्सिस रिप्रेजेंट कर लिया हमने। नाउ व्हाट वी हैव टू रिप्रेजेंट, वी हैव टू रिप्रेजेंट दी लोड। अब ये देखिए, ये जो 1000 न्यूटन का लोड लग रहा था, दिया है क्वेश्चन में दैट दिस लोड इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस। तो लोड को जब हमने शिफ्ट किया तो लोड विल बी शिफ्टेड एज इट इज विद सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो अभी भी ये जो 1000 न्यूटन का लोड है किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, अबाउट जेड एक्सिस। सो स्टिल दिस 1000 न्यूटन का जो लोड है ये किस एक्सिस के अबाउट लगेगा, अबाउट जेड एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे ये 1000 न्यूटन का लोड लग गया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया ताकि जेड एक्सिस जो है वो
हॉरिजॉन्टल हो जाए और आपको प्रॉपरली समझ में आए। दूसरा क्या लग रहा था, दूसरा इस वर्टिकल मेंबर पे लग रहा था एक टॉर्क लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से एक टॉर्क लग रहा था। अगर आप टॉप से देखेंगे तो ये टॉर्क कैसा दिखेगा आपको, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग जाएगा लाइक दिस, इट्स वैल्यू इज 800 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये तो हमने बना लिया हमारे मेंबर को, जो वर्टिकल मेंबर का उसको बना लिया। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेस एट पॉइंट पी। पॉइंट पी कहाँ पर है, पॉइंट पी इज ऑन द सर्कमफ्रेंस एट जेड एक्सिस, सो दिस इज नथिंग बट पॉइंट पी, ठीक है। पॉइंट पी कहाँ पे दिया हुआ था, सर्कमफ्रेंस पे दिया हुआ था ना, ऑन दी जेड एक्सिस। ये देखिए दिस वाज पॉइंट पी एट दी सर्कमफ्रेंस ऑन जेड एक्सिस। तो यहाँ पे हमने पॉइंट पी को रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिप्रेजेंट स्ट्रेस एट पॉइंट पी, की पॉइंट पी पे कितना नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, कितना शियर स्ट्रेस आ रहा है। नाउ अब देखिए ये जो पॉइंट पी पर स्ट्रेसेस आएंगे, दिस इज ड्यू टू 3 कंपोनेंट्स। पहला देखिए 1000 न्यूटन का लोड कैसा लग रहा है, दिस इज एक्टिंग अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस। इस मेंबर के लिए देखोगे तो ये 1000 न्यूटन का लोड लग रहा है, इट इज एक्टिंग अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस। जेड एंड एक्स एक्सिस आर ट्रांसवर्स एक्सिस, वाई एक्सिस इज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये 1000 न्यूटन का लोड क्या लग रहा है, अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इसकी वजह से क्या आएगा, शियर फोर्स भी आएगा एंड बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। सो अगर मैं शियर फोर्स की बात करूँ या फिर आई विल से अगर मैं शियर स्ट्रेस की बात करूँ, तो शियर स्ट्रेस विल डेवलप, और आई विल से डायरेक्ट शियर स्ट्रेस विल डेवलप ड्यू टू दिस 1000 न्यूटन का ट्रांसवर्स लोड। अब ये जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस लगेगा, इस डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन से वेरिएशन कैसा होता है, इट वेराइज पैराबोलिकली। ये 1000 न्यूटन क्या है, इट इज शियर फोर्स। तो शियर फोर्स की वजह से पॉइंट पी पर क्या आएगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएंगे। एंड डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है, इट वेराइज पैराबोलिकली विद जीरो एट दी टॉप एंड बॉटम एंड मैक्सिमम एट इंटीरियर। तो अगर इसका मैं वेरिएशन ड्रॉ करूंगा, सो दिस डायरेक्ट शियर स्ट्रेस विल वेराई लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से वेराई करेगा, जीरो एट टॉप एंड बॉटम। तो पॉइंट पी पर क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एट पॉइंट पी विल बी जीरो, क्योंकि ये पी पॉइंट कहाँ पे लाई कर, सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है ऑन दी जेड एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट पी कहाँ पे लाई कर रहा है, सर्कमफ्रेंस पे ऑन दी जेड एक्सिस। दैट इज वाई पॉइंट पी पर क्या होगा, शियर स्ट्रेस इज जीरो। सो इफ आई राइट at point P, so at point P सबसे पहला component of stress that is direct shear stress will be 0, ठीक है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्यों 0 है, बिकॉज दिस पॉइंट P is lying on the circumference at z axis। सेकेंड देखिए, सेकेंड कौन सा स्ट्रेस आएगा, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस विल बी टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। नाउ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, इट वेराइज लीनियरली फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू एट द सर्कमफ्रेंस एंड जीरो वैल्यू एट द पोलर एक्सिस। तो इस वर्टिकल मेंबर के लिए पोलर एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस इज द पोलर एक्सिस एंड सर्कमफ्रेंस तो दिख रहा है। तो ये पॉइंट पी कहाँ पे लाई कर रहा है, इट लाइज ऑन दी सर्कमफ्रेंस। तो इस टॉर्क की वजह से 800 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क लग रहा है, इसकी वजह से क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस पर मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, दैट इज मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेस। एंड मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, टाउ मैक्स इट इज इक्वल्स टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू t अपॉन zp एंड zp इज पाई बाय 16d क्यूब। सो टाउ मैक्स का वैल्यू निकालिए, दिस इज इक्वल्स टू 16 इंटू टॉर्क कितना लग रहा है 800 न्यूटन मीटर है, तो मैं इसको न्यूटन mm में कर लेता हूँ। सो 800 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन पाई इंटू डी क्यूब, कितना है डायमीटर, डायमीटर इज गिवन इन द फिगर एज 50 mm। सो पाई इंटू 50 का क्यूब। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एट पॉइंट पी। सो कितना आ रहा है शियर स्ट्रेस का वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज कमिंग आउट टू बी 32.60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 32.60 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये आ जाता है क्या, शियर स्ट्रेस का वैल्यू। नाउ थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस कौन सा होगा, थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस विल बी, देखिए जो 1000 न्यूटन का लोड है, दिस इज ट्रांसवर्स लोड एंड इस ट्रांसवर्स लोड की वजह से क्या लगेगा, बेंडिंग लगेगा। देखिए ये जो मेंबर है, दिस मेंबर विल बेंड लाइक दिस, इस तरीके से ये मेंबर बेंड होगा। सो ड्यू टू 1000 न्यूटन का लोड क्या होगा, ये जो वर्टिकल मेंबर है, दिस वर्टिकल मेंबर इज गोइंग टू बेंड, और बेंड होने की वजह से क्या होगा, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस आएंगे। सो थर्ड विल बी बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस।
So bending normal stress, if you calculate bending normal stress on point P, at point P, अगर point P पर bending normal stress देखोगे तो देखिए ये जो लेफ्ट वाला सरफेस है, दिस सरफेस, इस पे क्या आएगा, टेंशन आएगा। जो ये राइट वाला सरफेस है, इस पे क्या आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा। क्यों? क्योंकि द बीम और द मेंबर इज गोइंग टू बेंड लाइक दिस। तो इस टाइप से बेंडिंग होगा तो लेफ्ट वाले सरफेस पे क्या आएगा, टेंशन, मतलब पॉइंट पी पर क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे। एंड देखिए जो बेंडिंग मोमेंट लगेगा ड्यू टू दिस 1000 न्यूटन, ये किस एक्सिस के अबाउट लगेगा, हमें पता है, हम देख सकते हैं मोमेंट m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 500 mm, तो 1000 इंटू 0.5। अब ये मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट लगेगा ये हमें देखना पता है। दिस 1000 न्यूटन इज एक्टिंग अबाउट z एक्सिस, तो 1000 जो लग रहा है वो z एक्सिस के अबाउट लग रहा है। ये जो 500 mm है, दिस 500 mm का डिस्टेंस, दिस इज अबाउट y एक्सिस, सो दिस इज अबाउट y एक्सिस। तो मोमेंट किसके अबाउट लगेगा, x एक्सिस के अबाउट। दैट मीन्स जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे एक्ट हो रहा है वो किस एक्सिस के अबाउट एक्ट हो रहा है, अबाउट x एक्सिस, इस x एक्सिस के अबाउट एक्ट हो रहा है। सो दिस x एक्सिस इज नथिंग बट, दिस x एक्सिस इज नथिंग बट न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस से पॉइंट P का डिस्टेंस देखिए, न्यूट्रल एक्सिस ये कौन सी एक्सिस है, दिस इज नथिंग बट डायमीटर। डायमीटर किससे, सरकमफरेंस का डिस्टेंस इज नथिंग बट रेडियस। सो बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस विल वेरी लीनियरली फ्रॉम जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस टू मैक्सिमम एट टॉप एंड बॉटम। सो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे कौन सा है, एक्स एक्सिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, और इसका टॉप पॉइंट इज P, बॉटम पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। तो P पे क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेसेस आएंगे, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। सो सिग्मा अगर मैं पॉइंट P पे कैलकुलेट करूँ तो सिग्मा P दिस इज इक्वल्स टू m/i इंटू y एट P। सो सिग्मा एट P मोमेंट कितना हो गया, इट इज 1000 इंटू 0.5 दैट इज 500 न्यूटन मीटर, mm में कर लेते हैं। सो 500 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm अपॉन I कितना है, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर ऑफ डायमीटर 50 mm। सो I हो गया π/64 इंटू 50⁴ एंड yp क्या हो गया, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, इट इज नथिंग बट रेडियस एंड रेडियस इज 25 mm। सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा P। बताइए सिग्मा P का कितना वैल्यू आता है, इट इज कमिंग आउट टू बी 40.74 न्यूटन पर mm²। सो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, टाउ का वैल्यू आ गया, दैट इज शियर स्ट्रेस आ गया एट पॉइंट P, एंड क्या आ गया आपके पास, बेंडिंग मोमेंट की वजह से स्ट्रेस आ गया, दैट इज बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस आ गया एट पॉइंट P। यही पूछा था आपसे फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एट पॉइंट P। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ रहा है 40.74 एंड शियर स्ट्रेस आ रहा है 32.60। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन प्रिंसिपल स्ट्रेस इन मेगापास्कल एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। सो यू हैव टू डिटरमाइन पॉइंट P पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। सो पॉइंट P पर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस बताना है और ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन बताना है। सो ये बेंडिंग स्ट्रेस अभी हमने डिस्कस किया, ये बेंडिंग स्ट्रेस कैसा आ रहा है, टेंसाइल। नाउ पॉइंट P पर अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस बताना है तो व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन, आपको पॉइंट P पर स्ट्रेस एलिमेंट बनाना पड़ेगा। सो इफ यू ड्रॉ स्ट्रेस एलिमेंट एट पॉइंट P, सो इफ वी ड्रॉ स्ट्रेस एलिमेंट एट पॉइंट P पे अगर हम स्ट्रेस एलिमेंट बनाएंगे तो आई एम मेकिंग अ 3D स्ट्रेस एलिमेंट एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पर दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 3D स्ट्रेस एलिमेंट। अगर मैं इस पे एक्सिस को डिनोट करूँ तो दिस वर्टिकल एक्सिस is nothing but y axis, so this is y axis, this axis I am representing as x axis, so this is nothing but x axis, and z axis is perpendicular to the plane of board like this, so this is nothing but z एक्सिस। अब सबसे पहले आप इस पे स्ट्रेसेस को डिनोट करिए। ये जो बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, ये किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, ये तो देख लिया हमने कि बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस कैसा लग रहा है, टेंसाइल। पर किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट कि वाई एक्सिस के अबाउट कि जेड एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे देखिए आप, हमें पता है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है, दैट बेंडिंग स्ट्रेस ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन पे कैसा लगेगा बेंडिंग स्ट्रेस, नॉर्मल।
तो इस क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मल लगेगा और पॉइंट पी पर भी क्या लगेगा, नॉर्मल. सो दिस बेंडिंग स्ट्रेस विल एक्ट अलोंग दी y एक्सिस के अलोंग लगेगा बेंडिंग स्ट्रेस. एंड नेचर कैसा, इट इज टेंसाइल. सो अगर बेंडिंग स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करे तो बेंडिंग स्ट्रेस विल एक्ट लाइक दिस. so this is nothing but bending stress, sigma value is 40.74. now आप हमें क्या डिनोट करना है, अब हमें रिप्रेजेंट करना है shear stress. नाउ ये जो shear stress आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, दिस shear stress is due to torsion. so this is torsional shear stress. एंड हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि torsional shear stress का डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं. दैट टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन हम हमेशा देखेंगे पहले एक्चुअल टॉर्शनल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस का और फिर कॉम्प्लीमेंट्री टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का. तो एक्चुअल टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कहाँ पे लगता है, एक्चुअल टॉर्शनल शियर स्ट्रेस ऑलवेज एक्ट अलोंग द क्रॉस सेक्शन इन द डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. सो अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊं यहाँ पे, इफ आई ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन, सपोज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्रॉस सेक्शन, इसमें z एक्सिस और x एक्सिस अगर मैं बनाऊं तो दिस इज z एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. ठीक है, इसी टाइप का था ना ये फिगर अभी हमने देखा था. इस क्रॉस सेक्शन को बनाया मैंने, इस क्रॉस सेक्शन को. एंड यहाँ पे अगर पॉइंट P को हम डिनोट करें तो दिस पॉइंट P इज ऑन द z एक्सिस लाइक दिस, दिस इज पॉइंट P. ठीक है. नाउ अब इस पॉइंट P पे आपको क्या बताना है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन बताना है. नाउ इफ यू ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये टॉर्क पहले अप्लाई करना पड़ेगा. सो अगर आप टॉप से देख रहे हैं तो ये टॉर्क कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. तो इस पे मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगा देता हूँ. सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने टॉर्क लगा दिया. नाउ वी नो दैट टॉर्शनल शियर स्ट्रेस और यू विल से एक्चुअल टॉर्शनल शियर स्ट्रेस विल एक्ट ऑन द क्रॉस सेक्शन और यू कैन से अलोंग द क्रॉस सेक्शन इन द डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. सो ये कैसा लगेगा, इट विल एक्ट टेंजेंशियल टू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क लाइक दिस. सो पॉइंट P पर जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है, दिस इज एक्टिंग टेंजेंशियल टू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. कहाँ पे लग रहा है, इट इज एक्टिंग अलोंग द क्रॉस सेक्शन. एंड क्रॉस सेक्शन किस प्लेन में, y प्लेन में. ठीक है, और ये जो टॉर्क है इसका डायरेक्शन किधर है, इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स x डायरेक्शन. सो दिस इज टाउ yx. अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ ऑन द एलिमेंट, सो दिस टॉर्शनल शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग लाइक दिस, दिस इज टाउ yx. इसकी वजह से क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री टॉर्शनल शियर स्ट्रेस लगेगा विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू टाउ yx लाइक दिस. तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा एलिमेंट आ गया कहाँ पे, पॉइंट P पर. दिस इज नथिंग बट एलिमेंट एट पॉइंट P. तो ये हमारा स्ट्रेस एलिमेंट आ गया पॉइंट P पर. नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस. यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस. सो यहाँ से आप सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करिए. सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स इज 0. ऑन दी एक्स फेस देयर इज नो नॉर्मल स्ट्रेस. सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा वाई इज 40.74. टेंसाइल है तो पॉजिटिव आ जाएगा. एंड टाउ एक्स वाई कितना है, टाउ एक्स वाई इज कितना कैलकुलेट किया, इट इज 32.60, 32.60 न्यूटन पर एम स्क्वायर. ठीक है, कैसा लग रहा है ये, ऑन दी वर्टिकल फेस टाउ एक्स वाई इज ट्राइंग टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव. ठीक है, सो तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई. नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस. हम कई बार इसको कैलकुलेट कर चुके हैं. क्या होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू C plus R and sigma 2 is equals to C minus R. So you can write sigma 1 comma 2 is C plus minus R, where C is equals to sigma x plus sigma y by 2 and R is equals to under root of sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau square xy. So sigma x कितना है 0, sigma y कितना है 40.74 by 2. तो ये कितना आ गया 20.37 न्यूटन पर एम स्क्वायर. सो सी आ गया. आर कैलकुलेट करिए, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स मतलब 0 माइनस 40.74 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ, टाउ इज 32.60 का स्क्वायर. तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, आर इज कमिंग आउट टू बी 38.43 न्यूटन पर एम स्क्वायर. ठीक है, तो C आ गया, R आ गया. यू कैन इजीली कैलकुलेट सिग्मा 1
सो सिग्मा 1 कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सी प्लस आर, दैट इज 20.37 plus 38.43. This is coming out to be 58.80 Newton per mm square. And sigma 2 is C minus R, that is 20.37 minus 38.43. This is coming out to be 18.06 Newton per mm square. So यहाँ से आपके पास क्या आ गया, सिग्मा 1 आ गया, सिग्मा 2 आ गया. नाउ और क्या पूछा है इसके साथ, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स. सो ओरिएंटेशन कैलकुलेट करिए, आपको पता है कैसे निकालते हैं ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स. दिस वी विल कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला tan 2 theta p, this is equals to 2 tau xy upon sigma x minus sigma y. tau xy कितना था, it is 2 into 30, 2.60 upon sigma x is 0 and sigma y is 40.74. यहाँ से आपके पास थीटा p की वैल्यू आ जाएगी और यूल से 2 थीटा p का वैल्यू आ जाएगा -58 डिग्री. सो थीटा p1 कितना आ जाएगा, -58/2, दैट इज -29 डिग्री. एंड थीटा p2 इज नथिंग बट इक्वल्स टू थीटा p1 + 90. सो -29 + 90 विच इज इक्वल्स टू 61 डिग्री. तो थीटा p1 आ गया -29 डिग्री एंड थीटा p2 आ गया दैट इज 61 डिग्री. तो यहाँ से आपने थीटा p1 निकाल लिया, थीटा p2 निकाल लिया. अब आपको ये बताना है कि थीटा p1 पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहे हैं या थीटा p2 पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहे हैं. सो you have to use the equation that is sigma x dash is equals to sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. ठीक है, इस इक्वेशन में आप सिग्मा एक्स का वैल्यू रखिए, सिग्मा वाई का वैल्यू रखिए, थीटा को रखिए थीटा p1 के बराबर. अगर थीटा p1 के करस्पॉन्डिंग सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू सिग्मा 1 के बराबर आ जाती है, सो -29 डिग्री पे क्या मिलेगा आपको, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेंगे. अगर -29 डिग्री के करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन से सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू सिग्मा 2 के बराबर आता है, तो -29 डिग्री पे क्या मिलेगा आपको, माइनर प्रिंसिपल प्लेन. सो वैल्यूज रखिए, सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स कितना है, इट इज 0, सिग्मा वाई इज 40.74 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0 माइनस 40.74 डिवाइडेड बाई 2 cos 2 into -29 डिग्री प्लस टाउ एक्स वाई कितना है, इट इज 32.60 sin 2 into -29 डिग्री. सो यहाँ से कैलकुलेट करिए द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स डैश. कितना आ रहा है सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू, कैलकुलेट करिए इस इक्वेशन से कितना आता है सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स डैश एज -18.06 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो दैट मीन्स ये किसके बराबर आ रहा है, सिग्मा 2 के बराबर. सो -29 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आ रहा है दैट इज नथिंग बट सिग्मा 2. सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू सिग्मा 2. सो मेजर प्रिंसिपल प्लेन का ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज नथिंग बट 61 डिग्री. सो आंसर क्या हो जाएगा, 61 डिग्री. एंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू क्या आ रहा था, इट इज 58.80. तो द करेक्ट आंसर इज 58.80 एंड 61 डिग्रीज. देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 58.80 एंड 61 डिग्री, इट इज ऑप्शन सी. तो सी इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया. सो इस तरीके से क्या किया जाता है, इस तरीके से कंबाइंड बेंडिंग एंड शियर के कॉन्सेप्ट्स को पूछा जाता है इन द न्यूमेरिकल. एंड उसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, लोड शिफ्टिंग मेथड. आप लोड को शिफ्ट करिए और लोड को शिफ्ट करके उसका इफेक्ट देखिए कि उस पर किस तरीके के बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं, किस तरीके के शियर स्ट्रेसेस आ रहे हैं. वहाँ से आप इजीली बता सकते हैं द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस. Please write down next numerical. Now this is the next numerical. Please try to solve this numerical. क्या बोल रहा है इस numerical में, you have to draw the state of stress for the points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 shown in the figure below. So figure में there are some points 1 to 9. These 9 points are there. And what you have to do, you have to draw stress element. मतलब आपको इन points पे state of stress बताना है. तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस बताना है, इसका मतलब कि आपको बताना है कि इन पॉइंट्स पे
बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है। सो आपको बताना है कि इन पॉइंट्स पे शियर स्ट्रेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है, कॉम्प्रेसिव लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है। सो आपको इन पॉइंट्स पे बेसिकली क्या बनाना है, इन पॉइंट्स के स्ट्रेस एलिमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू मेक स्ट्रेस एलिमेंट फॉर दिस पॉइंट्स। नाउ अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो इस स्ट्रक्चर में जो शियर स्ट्रेस आएगा किसी भी पॉइंट पे, तो शियर स्ट्रेस विल बी ड्यू टू डायरेक्ट शियर, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो टॉर्शन इन दिस स्ट्रक्चर, फॉर दिस मेंबर देयर इज नो टॉर्शन। तो इस मेंबर में किसी भी पॉइंट पर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस नहीं आएंगे। अगर शियर स्ट्रेस आएंगे तो किसकी वजह से आएंगे, डायरेक्ट शियर की वजह से आएंगे। सिमिलरली इन दिस मेंबर देयर इज नो एक्सियल फोर्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आएंगे। अगर नॉर्मल स्ट्रेस आएंगे किसी भी पॉइंट पे तो वो किसकी वजह से आएंगे, नॉर्मल स्ट्रेस विल बी ड्यू टू ओनली बेंडिंग, बेंडिंग की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस आएंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस अगर आएगा किसी भी पॉइंट पे तो किसकी वजह से आएगा, बेंडिंग की वजह से आएगा। शियर स्ट्रेस आएगा किसी भी पॉइंट पे तो किसकी वजह से आएगा, शियर फोर्स, डायरेक्ट शियर फोर्स की वजह से आएगा। सो इस किसी भी पॉइंट पे अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस को डिनोट करना है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए। अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस डिनोट करना है तो उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए और बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन चाहिए। सिमिलरली अगर आपको किसी भी पॉइंट पर शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, शियर स्ट्रेस बताना है, तो आपको उस पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। सो व्हाट वी विल डू कि ये स्ट्रक्चर के लिए अब अलग अलग पॉइंट पे बार बार तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की निकालने से अच्छा है आप एक बार ही इस स्ट्रक्चर के लिए क्या बना लीजिए, शियर फोर्स डायग्राम बना लीजिए। और क्या बनाएंगे हम इस स्ट्रक्चर के लिए, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। सो इफ वी ड्रॉ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें पता है शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, पैराबोलिक विद जीरो वैल्यूज एट टॉप एंड बॉटम फाइबर। सो टॉप एंड बॉटम फाइबर पर जीरो वैल्यू है, वेरिएशन कैसा है, पैराबोलिक लाइक दिस। तो द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस इज पैराबोलिक लाइक दिस। अगर बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन बनाए सो हमें पता है कि बेंडिंग स्ट्रेस कैसा वेराई करता है, बेंडिंग स्ट्रेस वेराइज लीनियरली विथ मैक्सिमम वैल्यू एट टॉप एंड बॉटम एंड जीरो वैल्यू एट न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में कैसा बेंडिंग लग रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, सैगिंग बेंडिंग लगेगा इस स्ट्रक्चर में। तो टॉप में क्या आएगा, कॉम्प्रेशन, बॉटम में क्या आएगा, टेंशन। सो टॉप में देयर विल बी कॉम्प्रेशन लाइक दिस एंड बॉटम में देयर विल बी टेंशन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, हमारे पास शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। यहाँ पे टॉप में क्या लग रहा है, कॉम्प्रेशन, बॉटम में क्या लग रहा है, टेंशन। तो दिस इज शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इसके साथ में हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम। क्यों शियर फोर्स डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ रही है, बिकॉज इन दिस स्ट्रक्चर कुछ पोर्शन में शियर फोर्स पॉजिटिव है, कुछ पोर्शन में शियर फोर्स नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हमें शियर फोर्स डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ रही है। अगर शियर फोर्स इन द एंटायर स्पान इट इज पॉजिटिव तो आपको शियर फोर्स डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सो इन द फर्स्ट हाफ शियर फोर्स इज पॉजिटिव, इन द सेकेंड हाफ शियर फोर्स इज नेगेटिव। हम इजीली बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के लिए शियर फोर्स डायग्राम, हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी इन द चैप्टर शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी पॉजिटिव फॉर द एंटायर स्पान। डिग्री कितना होगा 2, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है डिग्री क्या होगा, बट बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव इन द एंटायर स्पान। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ये सभी पॉइंट्स के एक एक करके क्या बनाएंगे, स्ट्रेस एलिमेंट बनाएंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी पॉइंट के एलिमेंट्स बना दे रहा हूँ लाइक दिस, और फिर क्या करूँगा, इन पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेसेस को शो करेंगे। अब सबसे पहले देखिए पॉइंट 1 की बात करते हैं। दिस पॉइंट 1 इज लाइंग ऑन टॉप मोस्ट फाइबर, ये टॉप मोस्ट फाइबर पे लाई कर रहा है, सरफेस पे लाई कर रहा है। एंड हमें पता है दैट ऑन द सरफेस शियर स्ट्रेस इज 0। शियर स्ट्रेस कैसे वेराई करता है, सरफेस पे 0 एंड वेराइज पैराबोलिकली। सो पॉइंट 1 कहाँ पे लाई कर रहा है, सरफेस पे टॉप मोस्ट फाइबर पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 है।
जबकि शेयर फोर्स की कुछ वैल्यू है इस सेक्शन पे, बट यहाँ पे 0.1 पे द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इज जीरो। शेयर स्ट्रेस वेरिएशन में क्या है, शेयर स्ट्रेस जीरो। सो दिस अगर 0.1 के लिए आप एलिमेंट बनाएंगे स्ट्रेस एलिमेंट, तो दिस स्ट्रेस एलिमेंट विल नॉट हैव व्हाट, विल नॉट हैव शेयर फोर्स। ये 0.1 पे कोई शेयर स्ट्रेस नहीं लगेगा, 0.1 पे देयर विल बी नो शेयर स्ट्रेस। अब बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की। 0.1 पे अगर बेंडिंग स्ट्रेस की मैं बात करूं तो बेंडिंग स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम एंड कॉम्प्रेसिव। बेंडिंग स्ट्रेस कैसा लग रहा है, कॉम्प्रेसिव। तो 0.1 पे बेंडिंग स्ट्रेस कैसा लगेगा, कॉम्प्रेसिव, एंड शेयर फोर्स विल बी जीरो। सो अगर 0.1 का मैं स्ट्रेस एलिमेंट बनाऊं तो दिस इज द स्ट्रेस एलिमेंट ऑफ 0.1। 0.1 का ये क्या है, स्ट्रेस एलिमेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, 0.1 पे लीनियर डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस लग रहे हैं, देयर इज नो शेयर स्ट्रेस। अब 0.2 की बात करते हैं। अब देखिए 0.2 एट 0.2 कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑन दी न्यूट्रल फाइबर। सो 0.2 कहाँ पे लाई कर रहा है, न्यूट्रल फाइबर पे, एंड न्यूट्रल फाइबर पर द वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो। तो न्यूट्रल फाइबर पे या न्यूट्रल एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पर क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस विल बी जीरो। सो 0.2 पे देयर विल बी नो नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा 0.2 पर। क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ शेयर स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि 0.2 पे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नॉन जीरो एंड 0.2 पे शेयर फोर्स इज ऑल्सो नॉन जीरो। सो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन जीरो है, शेयर फोर्स भी नॉन जीरो, दैट मीन्स 0.2 पर क्या आएगा, 0.2 पर शेयर स्ट्रेस आएगा। अब देखिए जो शेयर स्ट्रेस आएगा 0.2 पे, इसका डायरेक्शन क्या होगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा था दैट शेयर स्ट्रेस, अगर हम डायरेक्ट शेयर की बात करें तो इन द केस ऑफ डायरेक्ट शेयर कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन बताना इजी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस कहाँ पे लगता है, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस एक्ट्स अलोंग द क्रॉस सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ शेयर फोर्स। अब यहाँ पे देखिए 0.2 पर शेयर फोर्स इज पॉजिटिव, तो शेयर स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, पॉजिटिव शेयर फोर्स के डायरेक्शन में। और पॉजिटिव शेयर फोर्स की क्या डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव शेयर फोर्स इज दैट शेयर फोर्स विच ट्राइज टू रोटेट द मेंबर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अगर 0.2 पे हम कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस डिनोट करें तो वो कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव शेयर फोर्स की डायरेक्शन में। So this is what complementary shear stress. It tries to rotate the member in clockwise direction. Clockwise direction में घुमा रहा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप एक्चुअल shear stress बना लीजिए। So this is nothing but actual shear stress. तो ये क्या हो गया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, स्ट्रेस एलिमेंट ऑफ 0.2। 0.2 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, न्यूट्रल फाइबर पे, तो उस पर देयर विल बी नो नॉर्मल स्ट्रेस और देयर विल बी नो बेंडिंग स्ट्रेस, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, शेयर स्ट्रेस आएगा। अब अगर 0.3 की हम बात करें, 0.3 इज अगेन लाइंग ऑन बॉटम मोस्ट फाइबर। 0.3 कहाँ पे लाई कर रहा है, बॉटम मोस्ट फाइबर पे, एंड बॉटम मोस्ट फाइबर पे हम देख सकते हैं दैट शेयर स्ट्रेस इज जीरो। शेयर स्ट्रेस क्या है, बॉटम मोस्ट फाइबर पे जीरो है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, दैट इज बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। एंड दैट बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस कैसा लग रहा है, ऑन दी बॉटम मोस्ट फाइबर इट इज टेंसाइल। सो 0.3 पर क्या लगेगा, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा और नेचर क्या होगा उसका, टेंसाइल। सो दिस इज स्ट्रेस एट 0.3, सिर्फ और सिर्फ लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस एंड दैट इज टेंसाइल। सिमिलरली देखिए अगर 0.4 पे हम बात करें तो दिस 0.4 इज अगेन लाइंग ऑन दी सरफेस। 0.4 कहाँ पे लाई कर रहा है, सरफेस पे, एंड सरफेस पे वी नो दैट शेयर स्ट्रेस इज जीरो। अगर शेयर स्ट्रेस जीरो नहीं भी होता तो 0.4 पे देखिए, 0.4 पे शेयर फोर्स इज जीरो। 0.4 पे जो सेक्शन आ रहा है वहाँ पे शेयर फोर्स जीरो। अगर शेयर फोर्स ही जीरो है तो शेयर स्ट्रेस कैसे आ सकता है। सो 0.4 पे शेयर फोर्स जीरो है। अब बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की। सो 0.4 पे अगर बेंडिंग स्ट्रेस देखेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस विल बी कॉम्प्रेसिव। तो 0.4 पे बेंडिंग स्ट्रेस कैसा आ रहा है, कॉम्प्रेसिव। सो दिस 0.4 विल बी सब्जेक्टेड टू व्हाट, इट विल बी सब्जेक्टेड टू compressive bending stress only and shear force will be 0. 0.5 पे देखिए आप, 0.5 पे, now this 0.5 is lying on न्यूट्रल फाइबर पे लाई कर रहा है 0.5, दैट मीन्स ऑन दी 0.5 द वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इज 0. 0.5 पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0.
अब बात करते हैं 0.5 पे शियर स्ट्रेस की। अब देखिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो 0.5 पे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन जीरो, बट 0.5 पे जो शियर फोर्स है दैट शियर फोर्स इज जीरो। तो अगर किसी पॉइंट पर शियर फोर्स जीरो है तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस आ ही नहीं सकता, ठीक है। सो 0.5 पर क्या है, द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इज जीरो। सो 0.5 पे ना तो बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा ना तो शियर स्ट्रेस लगेगा। दैट मीन्स 0.5 ऐसा पॉइंट है जो कि क्या है, स्ट्रेस फ्री। सो इस टाइप के क्वेश्चंस दे के आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि इन पॉइंट्स नंबर 1 to 9 में से कौन सा पॉइंट स्ट्रेस फ्री है, तो आप बताओगे दैट पॉइंट नंबर 5 इज व्हाट, स्ट्रेस फ्री। तो पॉइंट नंबर 5 क्या है, पॉइंट नंबर 5 इज स्ट्रेस फ्री। अब पॉइंट नंबर 6 देखिए, पॉइंट नंबर 6 इज लाइंग ऑन बॉटम मोस्ट फाइबर। तो बॉटम मोस्ट फाइबर पर शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो। दैट मीन्स पॉइंट 6 पर देयर विल बी नो शियर स्ट्रेस, कोई शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करेगा। बेंडिंग स्ट्रेस देखिए पॉइंट नंबर 6 पे, यस डेफिनेटली बेंडिंग स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। कैसा एक्ट कर रहा है, इट इज टेंसाइल। तो पॉइंट नंबर 6 पर बेंडिंग स्ट्रेस इज टेंसाइल। सो अगर पॉइंट नंबर 6 की हम बात करें तो इट विल बी सब्जेक्टेड टू व्हाट, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस लाइक दिस, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 पर क्या आ गया, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस। अब अगर पॉइंट 7 देखिए, पॉइंट 7 इज अगेन ऑन द टॉप मोस्ट फाइबर। पॉइंट 7 कहाँ पर है, टॉप मोस्ट फाइबर पे। तो शियर स्ट्रेस क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स पॉइंट 7 पे क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस, या यू विल से सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस। तो पॉइंट 7 पे जो बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है वो कैसा लग रहा है, इट इज कॉम्प्रेसिव। तो पॉइंट नंबर 7 पे क्या लगेगा, कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस एंड जीरो शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस विल बी जीरो एट पॉइंट नंबर 7। सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट नंबर 7। ये पॉइंट नंबर 7 का स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो गया। अब पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 8 इज लाइंग ऑन द न्यूट्रल फाइबर। पॉइंट नंबर 8 न्यूट्रल फाइबर पे लाई कर रहे हैं एंड वी नो दैट न्यूट्रल फाइबर पर बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है। सो पॉइंट नंबर 8 पर क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो। सो पॉइंट नंबर 8 पर बेंडिंग स्ट्रेस तो होगा जीरो, दैट मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आएंगे पॉइंट नंबर 8 पे। अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। पॉइंट नंबर 8 पे यस शियर स्ट्रेस का वेरिएशन इज नॉन जीरो एंड शियर स्ट्रेस इज ऑल्सो नॉन जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट नंबर 8 पर शियर स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे, पर किस डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, इट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ शियर फोर्स। और पॉइंट नंबर 8 पर शियर फोर्स कैसा है, शियर फोर्स इज नेगेटिव। दैट मीन शियर स्ट्रेस भी कैसे एक्ट करेंगे, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ शियर फोर्स। अब बताइए शियर फोर्स का नेगेटिव डायरेक्शन क्या होता है, हमें शियर फोर्स का पॉजिटिव डायरेक्शन पता है, दैट शियर फोर्स इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव व्हिच ट्राइज टू रोटेट द सेक्शन और द मेंबर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नेगेटिव को कौन सा होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। कौन सा शियर स्ट्रेस आप पहले ड्रॉ करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री और एक्चुअल, पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री ड्रॉ करोगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस एक्ट ऑन द क्रॉस सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ शियर फोर्स। शियर फोर्स नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस भी कैसा लगेगा, नेगेटिव। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। कैसा रोटेट कर रहा है ये, इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। इट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप लगा लीजिए एक्चुअल शियर स्ट्रेस। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअल शियर स्ट्रेस, क्लियर है। तो दिस इज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 9 देखिए। पॉइंट नंबर 9 इज अगेन ऑन दी बॉटम मोस्ट फाइबर। बॉटम मोस्ट फाइबर पर है पॉइंट नंबर 9। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज जीरो, ठीक है। बॉटम मोस्ट फाइबर पर है तो शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। क्या आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा एंड बेंडिंग स्ट्रेस विल बी टेंसाइल। तो पॉइंट नंबर 9 पर बेंडिंग स्ट्रेस कैसा आएगा, टेंसाइल लाइक दिस। तो दीज आर दी स्ट्रेस एलिमेंट ऑन द 9 पॉइंट। जो 9 पॉइंट्स हमको दिए हुए थे उन 9 पॉइंट्स पर ये क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस बता रहा है। नाउ दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जब तक आप ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ करना नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे रिगार्डिंग कंबाइंड बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस से, जिसमें कि आपको कंबाइंड बेंडिंग और शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना पड़ेंगे। वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज
कंबाइन बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन है। किसी भी पॉइंट पे आप रेंडमली लेके भी आप बना सकते हो कि उस पॉइंट पर क्या डायरेक्शन होगा शियर स्ट्रेस का, क्या डायरेक्शन होगा बेंडिंग स्ट्रेस का। वैल्यू तो निकालना आपको आती है, हमने दोनों के फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए। सिग्मा इज इक्वल टू एम बाय आई इंटू वाई एंड टाउ इज इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई वी। तो आप वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, बट डायरेक्शन आपको पता होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।